हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ स्क्विड गेम सीरीज़ की कंप्लीट स्टोरी। दोस्तों, जैसे ही इस सीरीज़ की शुरुआत होती है तो हमें इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर सियोंग की हुन दिखाया जाता है और उसकी बेटी का बर्थडे होता है। इसीलिए सियोंग की माँ उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके। लेकिन अब सियोंग को और पैसों की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और फिर वो अपनी माँ के सारे पैसे बैंक से निकलवा लेता है और उन पैसों को वो हॉर्स राइडिंग में बेट की सूरत में लगा देता है और उस गेम में वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। अब सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, इसलिए वही लोग जिनका उसने कर्ज देना था उसके पीछे पड़ जाते हैं और फिर सियोंग को पकड़कर वो काफ़ी मारते हैं। और जब सियोंग उनके पैसे वापस करने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो वो देखता है कि उसके पास पैसे थे ही नहीं, यानी उसकी जेब कटी गई थी। और तब उसे याद आता है जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था, तब वो एक लड़की से टकरा कर गिर गया था। तो ज़रूर उस लड़की ने ही उसकी जेब काट ली। अब क्योंकि सियोंग के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो लोग उसे 1 महीने का टाइम और दे देते हैं जिसमें कि वो उन लोगों के पैसे लौटा दे। इसके बाद सियोंग कुछ पैसे अरेंज करके अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है और फिर सियोंग जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। और जब सियोंग स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होता है, तभी अचानक एक आदमी आकर उसके पास बैठ जाता है। वो एक अजनबी शख्स था और सियोंग उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वो शख्स सियोंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ और अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। इतने सारे पैसों का सुनकर सियोंग ये गेम खेलने के लिए राज़ी हो जाता है और फिर सियोंग काफ़ी ज़्यादा मार खाने के बाद ये गेम जीत जाता है, यानी वो 1 लाख वॉन हासिल कर लेता है। इसके बाद वो अजनबी शख्स सियोंग को एक कार्ड देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम्हें गेम्स खेल के मज़ीद पैसे कमाने हैं तो इस कार्ड पर दिए हुए नंबर पर कॉल करना। इसके बाद जब सियोंग अपने घर जाता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने सौतेले बाप के साथ यूएस शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सियोंग की डिवोर्स हो चुकी है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है। लेकिन सियोंग कभी भी ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, मगर अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। तो इसीलिए सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद एक गाड़ी आकर सियोंग को उसके घर के बाहर से पिक करती है, जहाँ पर और भी लोग थे, लेकिन फिर उन सभी लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। और जब उन सब लोगों की आंख खुलती है तो वो खुद को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहां टोटल 456 लोग थे और वो वहां पर एज अ प्लेयर थे, क्योंकि उन सभी को एक मखसूस यूनिफॉर्म भी पहनाए गए थे। इस फैसिलिटी का होस्ट यानी लीडर एक आदमी था जो कि फ्रंटमैन था वहां पर, और वो सभी पर नज़र रख रहा था। इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, इन सभी ने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ था। फिर सियोंग वहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है, जो कि एक बूढ़ा आदमी होता है। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था, यही वजह थी कि वो यहाँ पर आया था, क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे भी ख़त्म ही होने वाली थी। उसके बाद वहाँ मौजूद 2 प्लेयर्स, जिसमें से लड़की का नाम कैंग से प्योक और लड़के का नाम जेंग डियोक सू होता है, उनके दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर सै ब्योंग वही लड़की थी जो कि सियोंग के पैसे लेकर भाग गई थी, यानी उसी लड़की ने सियोंग की जेब काटी थी और सियोंग तो उसे देखते ही पहचान लेता है, इसीलिए वो अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर के यूनिफॉर्म पहने हुए थे और उनके चेहरे पूरी तरह से कवर्ड थे। गार्ड्स उन सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम्स खेलनी होंगी और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उन सब से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल्स थे। पहला रूल ये कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्ज़ी से गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल ये होता है कि जो भी प्लेयर खेलने से मना कर देगा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। गेम का तीसरा रूल ये था कि अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है और यहाँ सियोंग अपने क्लासमेट सैंगवू से भी मिलता है,
जो कि उसे बचपन से जानता था। सियोंग उसे वहाँ पर देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था। अब पहली गेम के लिए एक वसीअ से ग्राउंड में काफ़ी बड़ी डॉल थी, और इस गेम का रूल काफ़ी सिंपल था, और वो ये था कि डॉल जब भी गाना गाएगी तब उन सब को आगे बढ़ना है, और जैसे ही वो गाना बंद करेगी तब उन सब को रुक जाना है और मूव नहीं करना, और अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में तो सब कुछ उन प्लेयर्स को किसी प्रैंक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का गाना बंद होने के बाद भी हिल जाता है तो उसे शूट कर दिया जाता है, और यही होता है इस गेम में एलिमिनेट होने का मतलब। यानी जो भी इस गेम में एलिमिनेट होगा उसे मार दिया जाएगा। अब ये देखकर वो सभी लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, और उन्हें पता चल चुका होता है कि वो लोग खतरे में हैं। इसलिए ये लोग डर के पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि गेम का रूल था कि गाना बंद होने के बाद जो भी मूव करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, इसीलिए एक एक करके उन्हें मार दिया जाता है। और जितने भी सर्वाइवल होते हैं वो किसी न किसी तरह इस गेम को कंप्लीट कर ही लेते हैं। लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज़ को वहाँ से ले जाया जाता है, और अब 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 255 प्लेयर्स ही बाकी रह जाते हैं। अब क्योंकि वो सारे प्लेयर्स इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि अब कोई भी वो गेम खेलना नहीं चाहता था। और जैसे कि रूल नंबर 3 था कि अगर मेजॉरिटी चाहे तो वो गेम स्किप कर सकती है, तो इसीलिए उनका लीडर यानी फ्रंट मैन वोटिंग करवाता है। लेकिन इससे पहले विनर को मिलने वाली प्राइज़ मनी इन लोगों को दिखाई जाती है। लेकिन अगर वो लोग इस गेम को क्विट करके चले जाएंगे तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स की फैमिलीज़ को मिल जाएंगे, और ये प्राइज़ मनी टोटल 45 बिलियन वॉन्स होती है। और इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है, जिसमें मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, तो इसलिए इस गेम को यहीं स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर मेजॉरिटी चाहेगी तो वो दोबारा इस गेम को ज्वाइन कर सकेंगे। इसके बाद सभी लोगों को उनके घरों पर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट डे सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर वो पुलिस को सारी बात बता देता है, लेकिन उन लोगों को सियोंग की बातों पर यकीन नहीं होता, और उल्टा वो लोग उसे पागल समझने लगते हैं। इसके बाद सियोंग उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उस पे जो नंबर था वो रॉन्ग था। इसके बाद जब सियोंग अपने घर जाता है तो उसकी माँ वहाँ पर नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि सियोंग का क्लासमेट सेंगबू अपनी माँ को छुप कर देख रहा होता है, और तभी वहाँ पर सियोंग भी आ जाता है। अब यहाँ पर सेंगबू परेशानी की हालत में सियोंग को बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है। वो बताता है कि मैंने क्लाइंट्स के पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो सारे पैसे डूब गए, और तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। सियोंग की माँ का पाँव काफ़ी ज़ख्मी था, लेकिन डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनका ज़ख्म बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तब डॉक्टर सियोंग को बताते हैं कि तुम्हारी माँ का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें उनका एक पाँव काटना होगा। लेकिन उस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि सियोंग के पास तो इतने पैसे होते नहीं, और उसने तो अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी खर्च कर दिए होते हैं। इसलिए सियोंग पैसे मांगने के लिए अपनी एक्स वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी बीवी उसे पैसे देने से इनकार कर देती है। फिर उसकी एक्स वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि सियोंग पैसे मांगने के लिए आया हुआ था, और तभी उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देने के लिए आता है। साथ साथ उसे ये भी कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो। लेकिन तभी सियोंग उसे मारने लगता है, और तभी उसकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोंग का एक फ्रेंड अली अपने बॉस के पास पैसे लेने के लिए जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। इसी वजह से उन दोनों के दरमियान लड़ाई होने लगती है, और उसी लड़ाई में उस बॉस का हाथ एक मशीन में आ जाता है। तो अली मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से पैसे लेकर भाग जाता है। इसके बाद अली घर आकर अपनी बीवी को वो पैसे देकर कहता है कि पहली फ़्लाइट लो और तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि साइबियोक एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसने अपनी माँ को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया लाना था। यहाँ आपको बता दें कि साइबियोक वही लड़की है जिसने सियोंग की जेब काटी थी, लेकिन यहाँ अपनी माँ को लाने के लिए साइबियोक को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। अब साइबियोक का एक छोटा भाई भी होता है, जिससे उसने प्रॉमिस किया होता है कि मैं माँ को वापस ज़रूर लाऊंगी।
इसके बाद हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसका भाई एक लंबे अरसे से गुमशुदा था। इसीलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर में जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसका भाई पिछले कुछ दिनों से तो अपने घर भी नहीं आया। फिर वो उसके घर से एक कार्ड लेता है जो कि वैसा ही कार्ड होता है जो सियोंग ने पिछली ही रात पुलिस स्टेशन में छोड़ा था। तो इसीलिए ये ऑफिसर सियोंग के पास जाकर उससे उस कार्ड के बारे में पूछने लगता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसे वो कार्ड वहाँ पर फिर से मिल जाता है। अब सियोंग उस गेम को एक बार फिर से ज्वाइन करने का फैसला करता है और एक बार फिर से सभी प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है और वो पुलिस ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए शिप के पास पहुंच जाता है और फिर एक गार्ड को मारकर पानी में फेंक देता है। इसके बाद सभी प्लेयर्स को एक आइलैंड पर मौजूद फैसिलिटी में ले जाया जाता है। अब यहाँ पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा और वो उसे कैसे खेलेंगे। इसके बाद वो लोग अपनी अलग अलग टीम्स बना लेते हैं। रात को साइबियोक अपनी एक दोस्त के साथ वॉशरूम जाती है। यहाँ पर साइबियोक गार्ड्स की नज़रों से बचते हुए फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी वो देखती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि गार्ड को शक हो जाता है इसलिए वो उन्हें चेक करने वॉशरूम में आ जाता है। लेकिन तब तक साइबियोक वापस आ जाती है। उसके बाद साइबियोक अपनी उस दोस्त को वो सब बता देती है जो उसने देखा था, लेकिन यहाँ पर सैंगवू उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो इस बारे में साइबियोक से पूछता है। जब इस बात पर फिर साइबियोक उसे बताती है कि वो लोग बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को एक बड़े से प्लेग्राउंड में ले जाया जाता है जहाँ पर उनके सामने 4 शेप्स थीं। 4 शेप्स में से उन्होंने किसी एक शेप को चूज़ करना था और यहाँ पर सैंगवू को पता चल जाता है कि क्या गेम है और उन्हें क्या करना है। सैंगवू सियोंग को बताता है कि हमें अलग अलग शेप्स को चूज़ करना है। इसके बाद उन सभी को एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें ये शेप्स बनी होती हैं। अब गेम ये होती है कि उन लोगों ने उस शेप को किसी तरह बाहर निकालना है बगैर डैमेज किए, लेकिन अगर शेप ज़रा सी भी ख़राब हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर सैंगवू तो इजीली इस शेप को निकाल लेता है, लेकिन सियोंग इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि उसकी हालत ख़राब होने लगती है, लेकिन फिर वो किसी ना किसी तरह ये शेप ठीक से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद उन सबको वापस रूम में ले जाया जाता है। गेम में ज्वाइन करने वक्त 187 लोग आए थे, जिनमें से अब 105 ही रह गए थे। इसके बाद उन सबको खाना दिया जाता है। खाने की वजह से जैंग की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है, जहां जैंग उस लड़के को इतना ज़्यादा मारता है कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इधर ही हम देखते हैं कि उन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकाल कर चाइनीज़ को बेचता है। इसलिए जब भी बॉडीज़ को ले जाया जाता है तो वो डेड बॉडीज़ को गायब कर लेते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था और क्योंकि ये सारा कुछ फ्रंटमैन से छुपकर हो रहा था, यही वजह थी कि कंट्रोल रूम में भी उन्होंने अपना ही आदमी बिठाया हुआ था जो कि इन लोगों की सारी वीडियोस फुटेजेस डिलीट कर देता था और गार्ड्स तो डॉक्टर को गेम के बारे में पहले ही बता देते थे ताकि वो सरवाइव कर सके। उसी वक्त गार्ड डॉक्टर को बताता है कि आज हमने प्लेयर्स को जानबूझकर खाना कम दिया था ताकि वो आपस में लड़ के एक दूसरे को मारने लगे, जिससे होगा ये कि सभी वीक प्लेयर्स गेम से बाहर हो जाएंगे। साथ ही गार्ड डॉक्टर को अगली गेम के बारे में भी बता देता है। अब लाइट्स बंद होने में महज 30 मिनट का वक्त ही बचा था। अब सैंगवू को पता था कि सियोंग की टीम ज़रूर कोई उल्टा काम करेगी, इसलिए वो उस टीम को अपने पास बुलाकर उन्हें रिलैक्स रहने का कहता है। उधर वो डॉक्टर जैंग की टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जैंग को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जैंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी सभी प्लेयर्स को मारने लगता है। जैंग एक लड़की को मारकर साइबियोक को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी सियोंग उसे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड्स वहां पर आकर उन सभी लोगों को रोक लेते हैं। उस वक्त टोटल 80 प्लेयर्स ही रह गए थे। इसके बाद उन सभी को तीसरी गेम के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर उन्हें 10-10 प्लेयर्स की टीम बनाने के लिए कहा जाता है और वो लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। अब क्योंकि जैंग को अगली गेम का पता था,
इसलिए उसने अपनी टीम में साइबियो की फीमेल फ्रेंड को नहीं रखा और वो अपनी टीम में सभी मर्दों को रख लेता है। इसके बाद सैंगवू भी अपनी एक टीम बना लेता है। अब क्योंकि उन्हें एक प्लेयर की ज़रूरत थी तो साइबियो की फीमेल फ्रेंड भी उनकी टीम में शामिल हो जाती है और ये गेम असल में टग ऑफ वॉर की होती है, यानी उन्होंने अपने सामने वाली टीम को रस्सी से खींचकर नीचे गिराना था। उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और जैंग की टीम बड़ी आसानी से एक गेम जीत लेती है और उसके बाद बारी होती है सैंगवो की टीम की। तब वो बूढ़ा आदमी यानी प्लेयर नंबर 1 उन्हें कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बार टग ऑफ वॉर खेल चुका है, इसलिए वो सबको गाइड करता है कि उन्होंने गेम कैसे खेलनी है। इसीलिए वो लोग किसी न किसी तरह गेम को जीत जाते हैं और वो वापस फैसिलिटी में आ जाते हैं और दिखाया जाता है कि लाइट्स ऑफ होने में महज 30 मिनट का वक्त ही बाकी बचा है और सैंगवू सबको कहता है कि रेडी रहना और फिर उस टीम के लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो एक एक कर रात को पहरा देंगे। जैंग की टीम में एक से बढ़कर एक चालाक प्लेयर था, इसीलिए जैंग को डर होता है कि कहीं उसकी टीम उसी को ना साइड पर लगा दे। दूसरी तरफ डॉक्टर और गार्ड्स मिलकर डेड बॉडीज़ के ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं और इन ऑर्गन्स को डिलीवर करने गार्ड नंबर 28 और 29 ने जाना होता है और वो सभी एक डेड बॉडी के बारे में बातें करने लगते हैं जिसकी सिर्फ एक ही किडनी थी और वो उसे ज़ॉम्बी कहते हैं। और यहाँ पर जो गार्ड नंबर 29 था यानी जिसने ऑर्गन्स डिलीवर करने जाना था वो और कोई नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर ही था जो गार्ड के भेस में वहाँ पर आया था। उन सब की बातें सुनकर ऑफिसर को शक होता है कि वो सभी लोग शायद मेरे भाई की बात कर रहे हैं क्योंकि उसकी भी एक ही किडनी थी। इसके बाद गार्ड नंबर 28 और 29 यानी ऑफिसर ऑर्गन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में वो ऑफिसर देखता है कि टनल में तो एक बॉम्ब भी लगाया गया है। तब नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम इस टनल से बाहर निकल जाएंगे तो इसे ब्लास्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर वो ऑफिसर नंबर 28 से और इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करता है, इसीलिए नंबर 28 को उस पर डाउट होने लगता है। वो ऑफिसर से कहता है कि अपना फेस दिखाओ, जिसके बाद ऑफिसर उसे अपना फेस दिखा देता है। साथ ही साथ वो नंबर 28 पर गन भी पॉइंट कर देता है। साथ साथ वो ऑफिसर उससे एक किडनी वाले आदमी का भी पूछता है कि वो कौन है जिसे तुम ज़ॉम्बी कहते थे, जिस पर नंबर 28 उसे बताता है कि वो एक लड़की थी और साथ ही वो ऑफिसर से कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ पर सबका डाटा मौजूद है। ये जानकर ऑफिसर नंबर 28 को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर अपना काम ख़त्म करके गार्ड से अगली गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड को भी अगली गेम के बारे में पता नहीं होता। तब इसीलिए डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो एक गार्ड को पकड़ लेता है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के दौरान वो डॉक्टर उस गार्ड को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एक गार्ड भी उसका पीछा करता है और फिर वो दोनों प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पर गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी लीडर यानी फ्रंटमैन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो गार्ड को मार देता है और फिर वो उस डॉक्टर को भी मार देते हैं। साथ ही साथ इन्हें वहाँ पर नंबर 28 की भी बॉडी मिल जाती है, जिसे इन्हें ये पता चल जाता है कि फैसिलिटी में कोई बाहर का शख्स दाखिल हो गया है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि वो ऑफिसर लीडर के रूम तक पहुंच जाता है और वो फिर उसको चेक करते करते एक ऐसे रूम में दाखिल हो जाता है जहां पर सबके रिकॉर्ड्स मौजूद थे। जब वो ऑफिसर सारे सीज़न के विनर्स की लिस्ट देखता है तो उसे उसमें उसके भाई का नाम भी मिलता है, यानी उसका भाई भी कभी उस गेम का विनर था। फिर हम देखते हैं कि सभी प्लेयर्स को चौथी गेम के लिए ले जाया जाता है और वहाँ उन्हें अपना अपना पार्टनर चूज़ करना होता है और फिर सब लोग अपने अपने पार्टनर्स चुन लेते हैं। सैबियों की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने को तैयार नहीं होता। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल्स दिए जाते हैं। असल में इस गेम का रूल ये होता है कि एक प्लेयर को अपने पार्टनर से सारे मार्बल लेने होते हैं बगैर कोई हाथापाई और मारपीट किए, और जो दूसरा प्लेयर होगा यानी जिसके पास मार्बल नहीं होंगे उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फिर सैंगवू और अली ऑड और इवन का गेम खेलते हैं जिसमें कि उन्होंने गैस करना था कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। अब यहाँ पर अली सैंगवू के सारे मार्बल्स जीत जाता है,
जिसकी वजह से आखिर में सेंगू के पास एक ही मार्बल बच जाता है। अब क्योंकि सेंगू को पता चल चुका होता है कि अब वो बच नहीं पाएगा, इसलिए वो अली को अपनी बातों में फंसाकर उसे ये यकीन दिलाता है कि अगर हम में से कोई एक हार भी जाएगा तो यहाँ हारे हुए लोगों की दोबारा गेम खिलाई जाएगी। अब यहाँ पर सेंगू धोखे से अली के सारे मार्बल्स चेंज कर देता है, जिसके बाद सेंगू मार्बल्स लेकर गार्ड को दे देता है और वो यहाँ से बाहर चला जाता है। और जब अली मार्बल्स चेक करता है तो उसकी पोटली में पत्थर भरे हुए होते हैं। उधर प्लेयर नंबर 1 यानी बुरे आदमी की तबीयत ख़राब हो गई थी और वो तो यहाँ वहाँ घूम रहा था, लेकिन सियोंग किसी तरह उसे खेलने के लिए मना ही लेता है। अब यहाँ पर वो दोनों यानी सियोंग और बूढ़ा आदमी भी ऑड और इवन खेलते हैं। अब इनमें से वो बूढ़ा आदमी सियोंग के सारे मार्बल्स जीत जाता है, लेकिन लास्ट राउंड में बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज़ किया था। तो यहाँ सियोंग उसे बातों में फंसा कर उसके सारे मार्बल्स ले लेता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बहुत चालाक था। उसने एक मार्बल अपने पास ही रखा हुआ था और वो दोबारा से इधर उधर घूमने लगता है। अब यहाँ पर सियोंग उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे साथ एक गेम और खेल लो। तब यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने धोखे से मुझसे सारे मार्बल लिए हैं। वो कहता है कि मुझे सब पता चल गया है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। फिर ये सुनकर सियोंग को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे सारे मार्बल्स दे देता है। इसके बाद साइबियोक और उसकी दोस्त भी गेम खेल रहे होते हैं। उनकी गेम ये होती है कि जो मार्बल्स को दीवार के ज़्यादा करीब फेंकेगा वही जीतेगा। पहले साइबियोक अपना एक मार्बल फेंकती है, लेकिन जब उसकी फ्रेंड की बारी आती है तो वो अपने सारे मार्बल्स नीचे फेंक देती है। लेकिन जब साइबियोक ये देखती है तो वो अपनी फ्रेंड को दोबारा मार्बल फेंकने के लिए कह देती है, जिस पर वो कहती है कि नहीं साइबियोक, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो लेकर तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा इंतज़ार तुम्हारा भाई बाहर कर रहा है। और इसके बाद साहिबयोग सारे मार्बल्स लेकर गार्ड को दे देती है, जिसके बाद उसकी दोस्त को एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसके बाद वो सब फिर से रूम में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर जैंग देखता है कि साहिबयोग की वो फ्रेंड को अभी तक जिंदा रखा गया था, जो कि बड़े आराम से बैठी हुई थी। साहिबयोग की वो फ्रेंड जैंग की भी फ्रेंड थी, मगर उन दोनों में लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो उसे चिढ़ाने लगी थी। दूसरी जानिब फ्रंटमैन को गार्ड नंबर 28 की बॉडी के पास से उस ऑफिसर का कार्ड मिल जाता है। तभी उसे पता चलता है कि वीआईपीज आ गए हैं। फिर फ्रंटमैन उन्हें लेने के लिए चला जाता है। फिर सारे वीआईपीज को उनके रूम में ले जाया जाता है, जिसके बाद फ्रंटमैन वीआईपीज के आने की इत्तला एक और आदमी को देता है और यही आदमी यहाँ का मेन लीडर होता है। और ये कौन होता है इस बारे में हम आगे जानेंगे। अगले दिन उन सबको 5वीं गेम के लिए ले जाया जाता है। उस हॉल में 1 से लेकर 16 तक नंबर्स लगे हुए होते हैं और वो सभी प्लेयर्स अपना अपना नंबर लेकर जा रहे होते हैं। नंबर्स का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर जिस भी प्लेयर के पास आएगा उसके मुताबिक ही उसकी बारी होगी। अब यहाँ पर लास्ट में पहला और आखिरी नंबर रह जाता है 1 और 16। तो यहाँ पर सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर चूज़ करना चाहिए। अगर उसने पहला नंबर लिया तो वो फंसेगा और मरेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि गेम क्या है, और अगर लास्ट नंबर ले गया तो उसे नहीं पता कि उसे वो गेम कंप्लीट करने का टाइम भी मिलेगा कि नहीं। और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो सियोंग को कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं आया। इसके बाद उन्हें गेमिंग रूम में ले जाया जाता है और इस गेम का रूल ये होता है कि दिए हुए टाइम में उन्हें इस ब्रिज के उस पार जाना है। इस ब्रिज के बीच में 2 तरह के ग्लास लगे होते हैं, एक होता है आम ग्लास और एक होता है टेम्पर्ड ग्लास। आम ग्लास पर पाँव रखते ही वो टूट जाएगा और वो लोग नीचे गिर जाएंगे, जबकि टेम्पर्ड ग्लास पर 2 लोग भी बासानी खड़े हो पाएंगे। फिर वो गेम शुरू हो जाती है और वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब जैंग सबके सामने होता है और वो आगे नहीं बढ़ता। अब उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो आगे जाएं या सभी मर जाएं। तभी जैंग के सामने उसकी वही फ्रेंड आ जाती है जो उसे चिढ़ा रही थी और वो जैंग को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था
कि जिस दिन तुम मुझे धोखा दोगे मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वो जैंग को पकड़ लेती है और वहाँ से वो छलांग लगा देती है और फिर वो दोनों मर जाते हैं। जिसके बाद एक आदमी वहाँ पर होता है जो कि ग्लास कंपनी में काम कर चुका होता है, इसलिए उसे पता होता है कि आम ग्लास कौन सा है और टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है। जब फ्रंटमैन को ये बात पता चलती है तो वो लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि वो ग्लास को पहचान ही ना पाए। अब लास्ट में एक ही स्टेप बचता है और उनके पास वक्त की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसीलिए सेंगू उस आदमी को धक्का दे देता है और यहाँ पर सेंगू, सैबियोक और सियोंग उस ब्रिज को पार कर लेते हैं। लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें काफ़ी चोट लग जाती है, खास तौर पर सैबियोक को। दूसरी जानिब ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी। एक वीआईपी को उस ऑफिसर पे शक होता है और वो उसे कहता है कि अपना मास्क उतारो। इतने में ऑफिसर कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अंदर रूम में जाकर अपना मास्क उतारूंगा। इसके बाद वो ऑफिसर उस वीआईपी को लेकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर ऑफिसर वीआईपी को बेहोश कर देता है और फ्रंटमैन को इस बात का पता चल जाता है, इसीलिए फ्रंटमैन उसके पीछे जाता है और वो उस ऑफिसर को देख लेता है। वो ऑफिसर भी वहाँ से भागकर एक आइलैंड पर आ जाता है। फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच जाता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल बंद हो जाती है। फिर ऑफिसर उन्हें सारे सबूत भेजता है, लेकिन उस आइलैंड पर नेटवर्क ही नहीं था। इसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो ऑफिसर फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। जिसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है तो वो ऑफिसर देखता है कि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि उसका भाई ही खड़ा है। इसके बाद ऑफिसर का भाई यानी फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है और वो पानी में गिर जाता है। दूसरी जानिब ग्लास लगने की वजह से साइबियो काफ़ी ज़ख्मी हो गई थी और उसका बहुत ज़्यादा खून भी बह रहा था। जिसके बाद उन सर्वाइवर्स को डिनर के लिए ले जाया जाता है और फिर उनके पास एक एक नाइफ भी रख दी जाती है, यानी रात में उन तीनों में से कोई एक दूसरे को मार देगा। तभी सियोंग देखता है कि साइबियो की हालत काफ़ी ख़राब है, इसलिए वो साइबियो को कहता है कि फ़िक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं और इस गेम में हम दोनों मिलकर सेंगू को हरा देंगे। इसके बाद हम दोनों यहाँ बाहर से निकल जाएंगे और फिर बाहर जाकर हम पैसे आधे आधे आपस में बांट लेंगे। साइबियोक उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसे मैं ऑर्फन एज में छोड़कर आई हूँ। अगर हम दोनों में से ज़िंदा बचकर कोई भी बाहर जाएगा तो वो एक दूसरे की फैमिली का ख्याल रखेगा। अब साइबियोक की हालत बहुत ख़राब थी, उसे डॉक्टर की ज़रूरत थी, इसलिए सियोंग मदद हासिल करने के लिए जाता है। लेकिन जब तक वो वापस आता है तब तक सेंगवू साइबियोक को मार देता है। नेक्स्ट डे उन दोनों को गेम नंबर 6 यानी लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का रूल बहुत सिंपल था कि मार दो या मर जाओ और इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है, लेकिन लास्ट में सेंगवू की हालत ख़राब होने लगती है। तभी सियोंग कहता है कि वो इस गेम को यही रोकना चाहता है और सियोंग सेंगवू को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ सेंगवू अपने आप को खुद ही मार देता है, जिसकी वजह से सियोंग गेम जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन सियोंग को कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सियोंग को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है और उसके पास एक एटीएम कार्ड भी होता है और जब सियोंग जाकर उस एटीएम कार्ड को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए गए हैं। इसके बाद सियोंग अपने घर जाता है जहां वो अपनी माँ को मुर्दा हालत में देखता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि सियोंग की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, यानी अब वो काफ़ी नशा करने लग गया है और उसने अब तक उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। एक दिन एक फूल बेचने वाली औरत सियोंग के पास आती है और वो उसे सेम वैसा ही कार्ड देती है। अब इस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था और फिर सियोंग उस एड्रेस पर जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि उसी बूढ़े आदमी प्लेयर नंबर 1 ने किया था। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी सियोंग को बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था और ये सारी गेम मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाई
ताकि मैं लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सकूं। लेकिन हाँ, हमने किसी को भी गेम खेलने के लिए मजबूर नहीं किया था और मैंने गेम में इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि गेम देखने से ज़्यादा उसे खेलने में मज़ा आता है। वो कहता है जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो मेरे ही पैसे हैं, और ये कहते ही उस आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद सियोंग सैब्यो के भाई के पास जाता है और उसे लेकर वो जाता है सेंगवू की माँ के पास, और वो सेंगवू की माँ को कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना। साथ ही वो उसे एक बैग भी दे देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद सियोंग स्टेशन पर जाता है जहाँ पर उसे वही अजनबी शख्स मिलता है जो कि सीरीज़ की शुरुआत में भी उसे मिला था। यहाँ पर सियोंग उसका पीछा करता है लेकिन तब तक वो वहाँ से भाग जाता है। फिर सियोंग उसी कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो और लोगों की ज़िंदगियों के साथ क्यों खेल रहे हो। तब सियोंग को जवाब आता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस प्लेन में बैठकर यहाँ से चले जाओ। मगर सियोंग वहाँ से वापस आ जाता है और इसी के साथ ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।